हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे डिस्कस करने जा रहे हैं मकान संपत्ति से कर योग्य आय की गणना, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए, आय के जो 5 शीर्षक है उसमें ये दूसरा शीर्षक है। हम जब इसके लिए कर योग्य आय की गणना करते हैं तो हमें किस तरीके से, कौन सी प्रक्रिया हमें अपनानी पड़ती है, उसमें मैंने यहाँ एक छोटा सा स्टेटमेंट बनाया है जिसमें सबसे पहले मैंने लिया है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से हम कम करते हैं लोकल टैक्सेस या म्यूनिसिपल टैक्सेस, और जब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लोकल टैक्सेस को कम कर देते हैं तो हमारे पास आती है एनुअल वैल्यू, जिसे हम वार्षिक मूल्य कहते हैं। तो सकल वार्षिक मूल्य में से स्थानीय करों को कम करने के बाद हमें वार्षिक मूल्य ज्ञात होता है। वार्षिक मूल्य या एनुअल वैल्यू में से हम कम करते हैं धारा 24 की कटौतियाँ। तो मकान संपत्ति से आय शीर्षक में धारा 24 में 2 ही कटौतियाँ स्वीकृत की गई है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि कंपल्सरी, या आप समझिए कि अगर एनुअल वैल्यू है तो ये दी जाती है फिक्स 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य का 30%। और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि ऋण पूंजी पर ब्याज। यानी कि अगर मकान को बनवाने के लिए या खरीदने के लिए करदाता ने कोई ऋण लिया है और उस पर यदि ब्याज का भुगतान किया है तो हम ब्याज की कटौती इसमें से प्रदान करते हैं। तो इन दो कटौतियों को हम जब वार्षिक मूल्य से कम कर देते हैं तो हमारे पास आती है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी समझ में आने वाला ये टॉपिक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस लोकल टैक्सेस, एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू से डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन कम करने के बाद हमें टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ज्ञात होती है। तो चलिए आइए अब हम इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से देखें। तो सबसे पहले हम गणना कर रहे हैं वार्षिक मूल्य की, डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो देखिए, एनुअल वैल्यू पे आने के लिए हमें 2 चीज़ें ज्ञात करनी पड़ेगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू से हम कम करेंगे लोकल टैक्सेस यदि करदाता ने गत वर्ष में उनका भुगतान किया है। तो वार्षिक मूल्य के निर्धारण में देखो, हम सबसे पहले 2 कैटेगरी बना रहे हैं। पहली, संपूर्ण वर्ष किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य का निर्धारण, यानी कि करदाता ने ऐसी आवासीय इकाई जिसको कि पूरे वर्ष के लिए किराए पर उठाया है उसके वार्षिक मूल्य का निर्धारण। और दूसरा, गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए खाली रही मकान संपत्ति के सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण। सबसे पहले हम ले रहे हैं संपूर्ण वर्ष किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य का निर्धारण। देखो, वार्षिक मूल्य या एनुअल वैल्यू जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसे क्या आशय है कि किसी मकान संपत्ति के सकल वार्षिक मूल्य ग्रॉस एनुअल वैल्यू से आशय ऐसी राशि से है जिस पर संबंधित मकान संपत्ति को वर्ष प्रतिवर्ष उचित रूप से किराए पर उठाने की अपेक्षा की जा सकती है। यानी कि हम वार्षिक मूल्य यदि ज्ञात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देखें कि एक ऐसा एक्सपेक्टेड रेंट होता है, अपेक्षित किराया होता है, जिसकी मकान मालिक उम्मीद करता है कि ये उसे अपने मकान संपत्ति से किराए के रूप में प्राप्त हो सकता है। तो ये अपेक्षित किराया या एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है वो हम उसकी गणना करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, नगर पालिका मूल्यांकन यानी कि म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और उचित किराया यानी कि फेयर रेंट, इन दोनों को मैं आपको क्लियर कर दूं। नगर पालिका मूल्यांकन क्या होता है, देखिए कि जो भी मकान हमारा आवास करदाता का मकान है वो जिस जगह स्थित होता है वहाँ की म्यूनिसिपलिटी ने या वहाँ की लोकल अथॉरिटी ने उस प्रॉपर्टी का क्या मूल्यांकन कर रखा है कि उसके अकॉर्डिंग क्या मूल्यांकन उसका होना चाहिए, वो नगर पालिका मूल्यांकन। और एक फेयर रेंट या उचित किराया से मतलब ये कि इस मकान संपत्ति पर, इस आवासीय इकाई पर इतना किराया उचित है, फेयर है, मिलना चाहिए। तो इन दोनों में से जो अधिक होगा वो क्या कहलाएगा, अपेक्षित किराया कहलाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा।
तो नटशेल में हम क्या कह सकते हैं कि नगरपालिका मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित किराया या उचित किराया, इन दोनों में से जो अधिक होगा वो अपेक्षित किराया कहलाता है। अब मान लीजिए कि मकान संपत्ति ऐसे स्थान पर स्थित है जहां रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है, किराया नियंत्रण अधिनियम जहां पर एप्लीकेबल है, तो वहाँ मानक किराया या जिसको हम कहते हैं प्रमाप किराया या हम जिसको स्टैंडर्ड रेंट कहते हैं, यदि वो भी दिया गया है तो एक्सपेक्टेड रेंट की गणना हम किस तरह से करेंगे। ऐसी स्थिति में देखिए, नगरपालिका मूल्यांकन और उचित किराया, इन दोनों में से जो अधिक होगा उसको हम स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, और यदि स्टैंडर्ड रेंट उससे कम है तो स्टैंडर्ड रेंट ही एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा। यानी कि किसी भी दशा में यदि प्रभाव किराया दिया गया है तो अगर उचित किराया या नगरपालिका मूल्यांकन जो दोनों में से ज़्यादा है उससे प्रभाव किराया यदि कम है तो प्रभाव किराया ही क्या कहलाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट या अपेक्षित किराया कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए कि उचित किराया या जो नगरपालिका मूल्यांकन है उनमें से जो राशि वो यदि कम है प्रभाव किराए से, मतलब प्रभाव किराया ज़्यादा है और वो यदि कम है, तो ऐसी स्थिति में जो कम राशि है वही एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगी। तो क्या स्पष्ट होता है कि यदि मकान संपत्ति ऐसी जगह स्थित है जहाँ पर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है और जहाँ प्रभाव किराया दिया गया है, तो प्रभाव किराया, नगरपालिका मूल्यांकन एवं उचित किराया, इन तीनों से यदि हम कंपेयर करें तो या तो वार्षिक किराया या प्रभाव किराया जो दोनों में से कम हो वही एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा। अब बात आती है कि यदि किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति से गत वर्ष में मकान का स्वामी अपने किराएदार से देय किराए में से कोई भाग वसूल नहीं कर सका हो तथा इसके लिए उसने आयकर अधिनियम में वर्णित शर्तों को पूरा कर लिया हो, तो ऐसी राशि न वसूल हुई किराए की राशि कहलाती है। अनरियलाइज्ड रेंट, न वसूल हुआ किराया कहलाता है। देखिए क्या होता है कि कई बार मकान मालिक किराएदार से किराया वसूल नहीं कर पाता, उसके लिए उसको वसूल करने के लिए वो आयकर अधिनियम में वर्णित जितनी भी स्थितियां हैं वो उनका भी प्रयोग कर लेता है, अर्थात उसने पूरी कार्यवाही कर ली है, कानूनी कार्यवाही कर ली है, उसने किराएदार से समय समय पर किराया के लिए उसको रिमाइंडर भी किया है, फिर भी यदि किराएदार किराया नहीं देता है तो ऐसा किराया गत वर्ष में जो वो नहीं वसूल सका उसको अनरियलाइज्ड रेंट या न वसूल हुई किराए की राशि के नाम से जाना जाता है। तो जब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू से एनुअल वैल्यू निकाल रहे होते हैं उस समय ये अनरियलाइज रेंट का हमें क्या करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है। तो हम क्या कर रहे थे कि यदि किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति से गत वर्ष में यदि मकान का स्वामी अपने किराएदार से देय किराए में से कोई भाग वसूल नहीं कर सका हो तथा इसके लिए उसने आयकर अधिनियम में वर्णित शर्तों को पूरा कर दिया हो, तो ऐसी राशि न वसूल हुई किराए की राशि कहलाती है तथा सकल किराए की राशि की गणना करते समय संपूर्ण प्राप्य किराए की राशि में से ऐसे न वसूल हुए किराए की राशि को घटा दिया जाता है। देखिए मैं आगे इसको और डिटेल में आपको बता रही हूँ। अब ये जो मैं बी पॉइंट पर आ रही हूँ वहाँ आपको ये और भी अच्छी तरह समझ में आएगा कि इसका किस तरीके से हम एडजस्टमेंट करते हैं या इसका किस तरीके से हम समायोजन करते हैं। देखिए गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए जो मकान संपत्ति खाली रही है उस मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य का निर्धारण कर रहे हैं हम। दो चीज़ होती है, एक तो ये कि मकान खाली रहा, उसमें किराएदार आया ही नहीं, वो तो हुआ वैकेंट। और अगर मान ली किराएदार आया है, रहा है, लेकिन उसने किराए का भुगतान नहीं किया तो वो क्या कहलाता है, अनरियलाइज्ड रेंट। तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान से दें। इसके लिए हमने देखो पहली कंडीशन ली है, यदि मानक किराया नहीं दिया गया है, यानी कि आपको जो सवाल में मद दी गई है, आइटम दिए गए हैं उसमें म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है, फेयर रेंट है, एक्चुअल रेंट है या रेंट रिसीवेबल है, रेंट रिसीव्ड है और स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, तो आप किस तरीके से ग्रॉस एनुअल वैल्यू और एनुअल वैल्यू की गणना करेंगे। स्टेप 1, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज़ हायर। आज ही मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप पे ये मैसेज था कि मैडम हमें इसमें थोड़ी सी परेशानी आ रही है, तो मैं इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, वापस सुनिए।
अगर आपको ये PDF से नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए बच्चों। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज़ हायर, जो दोनों में से ज़्यादा हो। तो जो दोनों में से ज़्यादा हुई उसको अमाउंट को हमने माना A। अब हमने लिया A और रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल फॉर होल द ईयर आफ्टर अनरियलाइज्ड रेंट, यानी कि जो वास्तव में किराया प्राप्त हुआ है या होना चाहिए पूरे साल का, उसमें से हमने न वसूल हुए किराए की राशि को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। अब म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट से जो हमने हायर वैल्यू ली थी उससे इसको कंपेयर करेंगे। इन दोनों में जो ज़्यादा होगा वो हमारा क्या माना जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। अब थर्ड स्टेप पे हम आए। देखो थर्ड स्टेप हमारी क्या हुई कि बी से जो राशि हमने फाइनल की, यानी कि म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर होल द ईयर आफ्टर अनरियलाइज, जो हाईएस्ट जो हमारे पास वैल्यू आई उसमें से हम रेंट फॉर वैकेंट पीरियड क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सकल वार्षिक मूल्य। दूसरी कंडीशन आई यदि मानक किराए की राशि भी दी गई है, यानी कि स्टैंडर्ड रेंट भी दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप वही का वही होगा, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज़ हायर। दूसरा आएगा हमारा स्टेप वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट स्टेप ए और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज़ लेस, जो दोनों में से कम हो। क्योंकि हमने पहले भी बोला कि यदि आपको मानक किराया दिया गया है तो मानक किराया यदि आपके म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट से कम है तो आपको वही सेकंड स्टेप में फाइनल करना होगा। थर्ड स्टेप आया, जो अमाउंट हमारा सेकंड स्टेप में फाइनल हुआ है वो और रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर द होल ईयर आफ्टर अनरियलाइज्ड रेंट, इन दोनों में से जो ज़्यादा हो वो क्या बना, अमाउंट C। और C में से अगर मान लीजिए मकान गत वर्ष में खाली रहा है तो रेंट फॉर वैकेंट पीरियड को हम इसमें से कम कर देंगे। ध्यान से देखिए इसको ज़रा, मैंने इसको एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है बच्चों। देखो दो मकान हमने लिए A और B, म्यूनिसिपल वैल्यू दोनों की सेम, फेयर रेंट दोनों का सेम, अनरियलाइज रेंट दोनों का सेम, एक्चुअल रेंट A का 72,000, B का 92,000। अब A मकान में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया गया है और B मकान में स्टैंडर्ड रेंट 66,000 का दिया गया है। अब हम दोनों मकान के लिए किस तरीके से एनुअल वैल्यू का डिटर्मिनेशन करेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं हाउस A का, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज़ हायर। तो 90,000 और 1,08,000 दोनों में से क्या ज़्यादा हुआ, 1,08,000 हमने ले लिया, 1,08,000। फिर आया 1,08,000 और एक्चुअल रेंट फॉर द होल ईयर आफ्टर अनरियलाइज रेंट। तो अनरियलाइज रेंट कितना है, 6,000, और एक्चुअल रेंट पर एनम हमारा कितना था, 72,000। तो 72,000 में से हमने 6,000 को कम किया तो एक्चुअल रेंट जो वास्तव में लैंडलॉर्ड को मिला वो कितना रहा, 66,000। इन दोनों में से जो ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल नहीं है तो विच एवर इज़ हायर। तो 1,08,000 क्या हुआ, हमारा हायर अमाउंट हो गया। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस A कितनी आई, 1,08,000। सपोज करिए इस क्वेश्चन में यदि मकान 1 महीने खाली भी रहा होता तो हम क्या करते कि जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी फाइनल होती है उसमें से हम वैकेट पीरियड का लोन जो रेंट है वो कम कर देते। अब हम कर रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस B, और हाउस B में स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल है 66,000 का। तो देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज़ हायर। तो 1,08,000 हमारा आ गया। B स्टेप में 1,08,000 और स्टैंडर्ड रेंट 66,000 विच एवर इज़ लेस, तो हमने 66,000 को थर्ड स्टेप में ले लिया। अब 66,000 और एक्चुअल रेंट फॉर द होल ईयर आफ्टर अनरियलाइज रेंट, तो 92,000 में से जब हमने 6,000 को माइनस किया तो हमारे पास कितना आया, 86,000। तो 66,000 और 86,000 विच एवर इज़ हायर, तो हमने क्या ले लिया, 86,000। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस B कितनी हो गई, 86,000। तो इस तरीके से हम किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति के लिए एक करदाता के मकान का एनुअल वैल्यू का डिटर्मिनेशन करते हैं। आगे मैं आपको और एग्जाम्पल के द्वारा इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कॉल करके या व्हाट्सएप पर कैसे भी पूछ सकते हैं। अगली क्लास में मैं आपको इसको आगे और एक्सप्लेन करूंगी। धन्यवाद।